अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं पीएसएचएस कॉलेज का जो प्रीलिम पेपर हुआ था 2021 का सेकेंड ईयर बॉटनी का, उसमें जो 2 नंबर के सवाल होते हैं यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो हम करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो पहला सवाल था कि डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो या तो होती थी नेचुरल मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से, तो आपको दोनों बताना है। उन्होंने सवाल में नहीं कहा कि सिर्फ नाम बताने होते तो वो फिर हमारे लिए और आसान हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे कि जैसे नेचुरली जो होते हैं वो स्पोर्ट्स बनाते हैं। स्पोर्ट्स क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चर जो बिना किसी और सेल से फ्यूज़ हुए डायरेक्टली जो होते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे मेथड था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके अंदर क्या होता है पेरेंट प्लांट का एक पार्ट होता है जो कि सेपरेट होकर एक नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते थे। उसके बाद था एपोमिक्सिस, जिसके अंदर सीड्स जो होते हैं वो फ्लावर की फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड्स की जो प्रोडक्शन हो रही थी उसको एपोमिक्सिस कह रहे थे। उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो उसमें आता था कटिंग के अंदर क्या होता था, आर्टिफिशियली अगर किसी प्लांट के पार्ट को कट कर दें और फिर उसके अंदर जो रीजनरेट करके नए एक कंप्लीट प्लांट बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है या जो उस प्रोसेस से जो नया प्लांट बन जाता है उसको कटिंग कहते थे। और बाय कटिंग होता था वो। और टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करते थे कि प्लांट सेल्स के क्लोन्स बनाते थे, उन क्लोन को आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो कराते थे जैसे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर उससे जो नया प्लांट ग्रो करता था उसको टिश्यू कल्चर कहते थे। अगला सवाल था व्हाट इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट, नेम इट्स टाइप्स। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ डिफाइन करना है, तो डेफिनेशन के साथ हम एक दो और पॉइंट भी बता देंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली वो ग्रोथ रिस्पॉन्सेज होती हैं प्लांट की जो कि वो किसी स्टिमुलस की या तो तरफ ग्रो करता है या उससे अवे ग्रो करता है अपने पूरे कर्वेचर को, यानी वो उस तरह से जो है ग्रो करेगा कि उसका पूरा कर्वेचर या तो किसी स्टिमुलस की तरफ जाएगा या उस स्टिमुलस से अवे जा रहा होगा। यानी ये किस तरह की मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है। और डायरेक्शन किसकी, एक्सटर्नल स्टिमुलस की जो डायरेक्शन होती है, यानी इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही थी। इसकी टाइप्स जो थी उन्होंने सिर्फ नाम पूछे थे, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम बता देंगे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। उसके बाद था कि नोट लिखना था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये नोट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैंने शायद बड़ा लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग को जो है स्किप कर सकते हैं। आपने कंप्लीट बातें लिखनी हैं जो आपको पता है, क्योंकि नोट के अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। 2 नंबर के हिसाब से मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 4 हेडिंग्स या 4 पॉइंट्स बना के लिख लें। हेडिंग नहीं बना रहे तो पॉइंट्स बना के लिख लें। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का क्या पढ़ा है हमने कि भाई इनका कोई एक्सक्रीटिव ऑर्गन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी होती है कि अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिसाइकिल कर लेते हैं। रिसाइकिल करने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ एक तो जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं तो होते ही बहुत हार्मफुल है कि इतना उनको कोई ख़तरा नहीं होता कि अगर वो उनकी बॉडी में हो भी उनको फ़ौरन निकालने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा जो ये बना रहे होते हैं उसको भी अपने एनाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि वो ऐसे सब्सटेंस को रिकन्स्ट्रक्ट करने में जो उनके मेटाबॉलिज्म में काम आएंगे, इसलिए इनको किसी एक्सक्रीटिव ऑर्गन की पहली बात तो ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इनके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते ही नहीं है। इनके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, अगर वो भी एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे इनकी बॉडी में तो उसको भी निकालने की ज़रूरत होगी। उसमें क्या होता है, वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन हो सकता है और सर्टेन आयंस हो सकते हैं। चाहे तो ये लाइन ही लिखें डायरेक्ट प्रोडक्ट के, यहाँ पे पॉइंट्स बना के 4 प्रोडक्ट लिखते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सर्टेन आयंस। उसके बाद आप बता देंगे कि ये वाटर जो एक्सक्रीट किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। 2 प्रोसेस हैं, सिंपल ट्रांसपायरेशन और गटेशन। इनको समझाने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। स्टोमेटा से जो वाटर वेपर निकल रहे होते हैं ट्रांसपायरेशन थी, और वाटर जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकल रहा था हाइड्रोथॉट से वो था गटेशन। उसके बाद आप बता दें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन किस तरह से करते हैं कि जो लाइट की प्रेजेंस में दिन के टाइम इनकी फोटोसेंसिस ज़्यादा हो रही होती है, रिस्पायरेशन कम हो रही होती है, जिसकी वजह से जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है वो इनका रिलीज़ हो रहा होता है क्योंकि फोटोसेंसिस ज़्यादा होती है। जबकि रात के टाइम क्या होता है कि फोटोसेंसिस लाइट नहीं होती तो फोटोसेंसिस का प्रोसेस मिनिमम हो जाता है, नहीं हो रहा होता, सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन हो रही होती है, तो उनका एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज़ हो रहा होता है। इनके पोर्स वगैरह से गैस होती है तो आराम से एवापोरेट कर जाती है, इनकी सर्फेसेस से निकल जाती है। उसके बाद था कि आयंस होते हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं किस तरह से कि इनको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उसके साथ इसको मिला के अपने जो डेड सेल्स होने लगते हैं। जिस तरह से प्लांट ग्रो करते हैं उनके सेल्स भी जो होते हैं उनकी डेथ हो रही होती है, जैसे जाइलम वगैरह है वो नॉन फंक्शन हो जाते हैं, डेड सेल्स हो जाते हैं जो कि हार्डवुड बनाते हैं। तो हार्डवुड के अंदर डिपोजिशन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और आयंस मिलके वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, इस तरह से अपने आयंस को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था कि क्रॉस बना दे रेड आई फीमेल के दरमियान और वाइट आई मेल ड्रोसोफिला के दरमियान। जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उससे रिलेटेड वीडियो ये वाला पार्ट जो है हमारे चैनल पे इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी डिटेल देख लेंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ क्रॉस बनाना था, कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम यहाँ पे बता देंगे रेड आई फीमेल इस तरह से उसके गैमेट्स हैं। ठीक है, आई रेड आई कलर जो है वो डोमिनेंट होता है तो कैपिटल आर आ जाएंगे एक्स के ऊपर इसके गैमेट के ऊपर, और वाइट आई जो होता है वो रिसेसिव होता है और सिर्फ एक्स के ऊपर ही जो होती है वो ट्रेट होती है, तो इस वजह से यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम इसके गैमेट्स यहाँ पे रखेंगे और इसका क्रॉस बना लेंगे। तो क्रॉस आएगा वो इस तरह से होगा कि एक गैमेट यहाँ से आता है और एक
एक गैमेट यहाँ से आता है। क्रॉस तो आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक गैमेट यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और इस तरह से मेल और फीमेल बना ली। जो हमने पहली जनरेशन आई उसमें हमें पता चला कि सारे रेड आई थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल्स थी उनके पास एक कैपिटल आर था और एक स्मॉल आर था, यानी कि डोमिनेंट जीन जब भी प्रेजेंट होगी रिसेसिव के साथ तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होती है फिनोटाइप के अंदर। तो फिनोटिपिकली क्या मिली, सारी रेड आई फ्लाइज मिली, जिसमें फीमेल भी रेड आई थे और मेल के पास सिर्फ एक्स था और कैपिटल आर था। तो जाहिर सी बात है कि मेल भी जो होंगे वो रेड आई होंगे, क्योंकि वाई के ऊपर तो कोई ट्रेट था नहीं। उसके बाद हम पूरा क्रॉस बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे। फिर हम F1 जनरेशन के गैमेट्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गए थे कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई थी कि यहाँ पे एक कैपिटल आर था एक्स के ऊपर, एक स्मॉल आर था, यानी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और जो रेड आई मेल आ रहे थे उसके पास तो एक्स के ऊपर कैपिटल यानी डोमिनेंट ट्रेट ही थी। फिर जब इसका क्रॉस बनाया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक गैमेट यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, इस तरह करके हमें 3:1 का जो है वो F2 जनरेशन के अंदर रिजल्ट मिला। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इनके 3 जो ऑफस्प्रिंग्स थी उसके अंदर रेड आई आएगी फिनोटिपिकल, लेकिन सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वाइट आई भी आएगी। किस तरह से कि जो उनकी फीमेल्स होंगी वो दोनों की दोनों जो जितनी भी फीमेल्स बनेंगी वो रेड आई ही बनेंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स जो है वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, तो ये डोमिनेंट हो गया। उसके बाद जो रिसेसिव वाला भी आ रहा है, लेकिन इनके पास फादर से या जो मेल से जो आ रहा था वो डोमिनेंट ट्रेट आ रही थी, तो हमेशा डोमिनेंट ही फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगी। तो फीमेल्स तो रेड आई ही होंगी, लेकिन मेल में क्या हुआ था, 50% रेड आई आए थे और 50% वाइट आई आए थे, यानी कि 3:1 का रेशो हो गया, 3:1 का रेशो हो गया, 3 रेड आई और 1 वाइट आई। इसमें से जो 2 होंगी वो रेड फीमेल होंगी, रेड आई फीमेल होंगी, और 1 जो होगा वो रेड आई मेल होगा। इस तरह से बता देंगे तमाम तर जो है रेड आई फीमेल आई थी और हाफ़ जो है वो रेड आई मेल आए थे और हाफ़ वाइट आई मेल आएंगे, यानी 50-50% का हो जाएगा। ये हो जाता है इनका क्रॉस। उसके बाद अगला सवाल बोला था कि डिस्क्राइब कर दें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये सवाल लॉन्ग में आता है तो हम कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट में जो मैक्सिमम बातें हम बता सकते हैं वो हम बता देंगे, ठीक है। तो अगर आप हेडिंग्स बना के इस तरह से बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है डिस्क्रिप्शन चेकर नहीं भी पढ़ा तो उसको पता है कि आपने बता दिया कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। लेडर टाइप स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, जिसमें से पता चला था कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी जो आपस में ट्विस्ट हुई थी और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाई थी। उसके बाद जो लेडर की अपराइट्स और रंग्स थी वो इस तरह से थी कि जो लेडर के अपराइट थे वो बना रहे थे शुगर और फॉस्फेट था, ठीक है। यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट होता है और जो इसकी रंग्स होती हैं इस तरह से लेडर की वो थी नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। उसके बाद बेस पेयरिंग का बता देंगे, बॉन्ड्स का बता देंगे कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है, और कोई अल्टरनेट पेयरिंग नहीं होती थी। और ए और टी के दरमियान जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते थे इस तरह से, और सी और जी के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होते थे, ठीक है। यानी ए और टी यानी एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते थे और उसके दरमियान ट्रिपल होते थे। ये बात बता दी। उसके बाद आप बता देंगे कॉइलिंग या डीएनए टर्न के हिसाब से कि जो पहले बता देंगे जो 2 डीएनए चेन्स होती हैं, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं सॉरी, उनके दरमियान का जो फासला होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और जो कॉइलिंग हुई हुई होती है डीएनए की वो राइट हैंडेड होती थी, और जो एक कंप्लीट टर्न आता था डीएनए के अंदर उसकी लेंथ जो होती 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 जो होती है वो एक न्यूक्लियोटाइड की वो होती है, लेंथ होती है, कह लें कि उसका उसकी लेंथ होती है, ठीक है। इस तरह से आपने शॉर्ट के हिसाब से 4 हेडिंग बना के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद अगला सवाल था हाउ डू प्लांट्स कोप विद हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस। आसान था। हीट स्ट्रेस पहले आप बता देंगे कि इनको मसला क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है या टेम्परेचर हाई होता है तो उनको खतरा होता है कि इनके एंजाइम्स जो होते हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, तो अगर थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर हाई हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ, तो ये क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन बढ़ा देंगे जिससे इनको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। एवापोरेशन यानी कि जब अपनी वाटर वेपर्स को प्लांट अपनी सर्फेसिस पर रिलीज़ करेगा तो वो जब विंड से वो वाटर वेपर जो है वो लग के जाएंगे तो उनको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। जैसे ह्यूमन के अंदर भी होता है, पसीना आता है, हवा लगती है तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, बस वही मैकेनिज्म है सारा, ठीक है। इसी तरह से लेकिन जब टेम्परेचर 40 से अबव हो जाएगा प्लांट सेल के अंदर तो वो सिंथेसाइज करेंगे स्पेशल प्रोटीन्स जिनको हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर में यही खतरा था कि इनके प्रोटीन्स डीनेचर ना हो जाए। एंजाइम्स हमें पता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, टेम्परेचर बिगड़ेगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म का मसला हो जाएगा। तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे एंजाइम्स जो होते हैं वो उनके डीनेचर नहीं होते। उसके बाद आप बता देंगे कोल्ड स्ट्रेस के अंदर क्या होता था, जब एक्सट्रीमली टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो जो उनको मसला होगा, जो उनकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो इफेक्ट हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि जो लिपिड्स होते हैं वो उसकी फ्लूइडिटी करवा रहे होते हैं, उससे सॉल्यूट वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर लिपिड्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तो लिपिड्स जो होंगे वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और सॉल्यूट की जो ट्रांसपोर्ट होगी वो उनकी ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा कोल्ड स्ट्रेस के अंदर। तो क्या करेंगे, पहले तो अपनी लिपिड की कंपोजिशन को ऑल्टर कर लेंगे, लिपिड्स को थोड़ा चेंज कर लेंगे वो क्रिस्टलाइज ना हो। दूसरा, अगर
टेम्परेचर जो वो माइनस में चला जाए, फ्रीजिंग कंडीशन हो जाती है, तो ये क्या कराते हैं कि अपने सेल के अंदर सॉल्यूट कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं। किस तरह से कि प्रोड्यूस कराते हैं पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज, जिनको फ्रक्टेंस कहलाते हैं, यानी सेल के अंदर जो है सॉल्यूट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है इफेक्ट कि इनका जो सेल होता है वो थोड़ा सा सुपर कूल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते या उसके अंदर आइस नहीं बनती, यानी वो फ्रीज़ नहीं होता, बस वो सुपर कूल होकर चिल्ड रहता है, क्योंकि इन्होंने इस तरह के सॉल्यूट बना लिए होते हैं। ये इनका मैकेनिज्म होता है। उसके बाद अगला सवाल था व्हाट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो अगर सादे अल्फाजों में बताऊं तो साइंटिस्ट को ये पता चला था कि उन्होंने फिर ये थ्योरी दी थी। उनको पहले पता ये चला था कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांसफ़र हो रही होती है बाय अ व्हीकल, जिसको क्रोमोसोम्स, यानी उनको पता चला कि क्रोमोसोम व्हीकल्स होते हैं जिसकी वजह से सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जारी होती है। उसको देखते हुए एक थ्योरी प्रपोज की थी वॉल्टर सटन ने। जब उसको ये इन्फॉर्मेशन पता चली थी 1902 में, उसने उसके 4 पोस्टुलेट्स बताए थे जो उसी बात को जाहिर कर रहे थे, बता रहे थे। क्या थे? उसने सबसे पहले बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होती है, यानी जो सबसे इनिशियल स्टेप होता है जिसमें एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, उनकी फ्यूजन की वजह से क्या होता है, दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो इक्वल हेरिडिटरी कंटेंट को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी इक्वल हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है दोनों सेल्स से आ रहा होता है, उससे जाइगोट बनता है। यानी जाइगोट होता है उसके अंदर हाफ जेनेटिक कंटेंट एग का होता है, हाफ स्पर्म का होता है। ये इनको पता चला था, जो कि इन दोनों एग और स्पर्म की जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उनका जेनेटिक मटीरियल। ठीक है। दूसरी बात इनको पता चली थी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो मियोसिस के दरमियान जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, उसी मैनर में जिस तरह मेंडल ने वो किया था, बताया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसने यही बताया था कि जब जाहिर सी बात है जब वो सेपरेट हो गए तो जो 2 गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के बाद, उनके अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जो होते हैं एक ही जो पेयर की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। ठीक है। एक ट्रेट है, उसकी 2 कॉपीज़ हैं जिसके अंदर 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर है, तो जो गैमेट बनेगा उसके अंदर कोई एक करेक्टर गया होगा गैमेट के अंदर। तो इसी तरह से जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं उनके पास इसी तरह से 2 कॉपीज़ होती हैं, जो कि एक मदर से आई हुई होती है, एक फादर से आई हुई होती हैं, दोनों के गैमेट के फ्यूजन की वजह से, और दोनों गैमेट्स के अंदर दोनों गैमेट्स के अंदर एक एक कॉपी प्रेजेंट थी होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है। ये वाली बात हो गई। उसके बाद उसने जो चौथा पोस्टुलेट बताया था वो ये था कि मियोसिस के दरमियान ये वाली बात कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, तो जब भी मेटाफेज के अंदर ये पेयर जो होते हैं वो अरेंज होते थे सेंट्रल प्लेट के ऊपर, तो इन किसी भी पेयर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता या कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, इंडिपेंडेंटली अरेंज हो रहे होते। ये नहीं कि ये पेयर यहाँ पे अरेंज हुआ है तो ये वाला पेयर इसके नीचे ही होगा, नहीं, कहीं भी हो सकता है, किसी भी तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, जो कि जाहिर कर रहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ दिया था मेंडल ने, उसी बात को एक तरह से एक्सप्रेस करता है, समझा रहा था या उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बना दिए, चाहे तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, चाहे तो आप हेडिंग्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको हेडिंग्स अच्छी नहीं लग रही, सिर्फ पॉइंट्स लिखना है तो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा था भाई, सेकेंडरी टिश्यू की वजह से सबसे पहले जो प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है साथ साथ, तो उसकी जो नीड होती है वो बढ़ रही होती है, उसको कंडक्शन की और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, फूड मटीरियल की और डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो जो सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं वो उस तरह से जो होते हैं वो रूट प्रोवाइड करते हैं, टिश्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि फूड की कंडक्शन करा रहे होते हैं, प्लांट की न्यूट्रिशन को पूरा कर रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ करवा रहे थे। उसके बाद दूसरा क्या आता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेकेंडरी टिश्यूज़ से जो है वो उस तरह के मैकेनिकल टिश्यूज़ बने थे, नए टिश्यूज़ बने थे जो प्लांट को फ्रेम सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। ये हो जाती है इसकी सिग्निफिकेंस का दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर प्लांट को कहीं भी कोई डैमेज आता है, कोई वूंड लगता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो सेकेंडरी टिश्यूज़ में जो एक तरह की चीज़ थी कैम्बियम क्या थे, वो टिश्यूज़ थे जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान प्रेजेंट थे। ठीक है। और ये ग्रो करके अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रहे थे और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये एक चीज़ बनाते हैं कैलिस, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड मास होता है सेल्स का। तो ये कहाँ पे बनता है, जब भी कोई वूंड लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स या तो उसके ऊपर बन जाता है, उसके अराउंड बन जाता है, या तो उसके अराउंड बनेगा या उसके ऊपर इस तरह से बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो अनडिफ्रेंशिएटेड और डिफ्रेंशिएट होकर पैरेन्काइमेटस टिश्यू बना देगा। एक तरह से उसने रिपेयर किया है डैमेज को सेकेंडरी टिश्यू ने। ठीक है। इसी तरह से जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हम एक पार्ट लेते हैं प्लांट का, उसको किसी और प्लांट के साथ जो होते हैं ग्राफ्ट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जब वो मिलता है, मिल के एक नई चीज़ बनती है, वो ग्रो करता है। तो वो किस तरह से ग्रो करता है, जो दोनों पार्ट्स होते हैं प्लांट के, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ्ट है, तो यहाँ पे जो चीज़ बनती है जो उसको जोड़ती है वो भी कैलस बनता है। ठीक है। तो कैलस की वजह से जो है वो, जो कि एक सेकेंडरी टिश्यू से बनता है, कैम्बियम से बनता है, तो ये हो गई इसकी सिग्निफिकेंस। आई होप यहाँ पे सबको सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, नोट्स भी दे दिए हैं, सब कुछ समझा भी दिया है। आई होप कि किसी को कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू।